हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द क्लासरूम पर। मेरा नाम है राजा सर और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड में आने वाले हैं 2026 के लिए। ये इसका पार्ट 1 है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। हम लोगों का टारगेट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करना, तो आज ही उसकी ट्रायल वीडियो है, पार्ट 1 है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। और अगर आप लोग क्लास ट्वेल्थ में बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, क्लास ट्वेल्थ के हिस्ट्री के, तो आप लोगों के लिए बड़ी यूज़फुल वीडियो रहेगी। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया कि हम लोग क्लास ट्वेल्थ के इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब इनके अंदर से ऐसा कौन सा है जो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता। तो जो अभिलेख होते हैं ये सारे पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करते हैं पुराने मंदिर वगैरह, ये सारे हमारे उत्खनन में निकलते हैं, तो ये भी पुरातत्व है। सिक्के जो होते हैं वो भी हमारे पुरातत्व को डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो सी है। क्या है? सी। सी ऐसा है, मतलब साहित्य जो होते हैं वो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले थे। मतलब हमने जुते हुए खेतों के बारे में कहाँ पढ़ा था। तो अगर हम बात करते हैं जुते हुए खेतों के साक्ष्य, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे हमें कालीबंगाल में। कहाँ मिले थे? कालीबंगाल, जो कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ एक नगर है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। तो वो लोग लोहे का उपयोग नहीं करते थे। इसका सही आंसर है डी। क्यों? क्योंकि उन लोगों को सोने का उपयोग पता था, उन लोगों को चांदी के उपयोग का पता था, उन लोगों को तांबे के उपयोग का भी पता था, लेकिन वो लोग लोहे का उपयोग करना नहीं जानते थे। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया के देश में किसे नाविकों का देश कहा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेलुहा। क्या है? मेलुहा। मेलुहा जो है वो हड़प्पा सभ्यता का ही एक क्षेत्र में आता है। कहाँ आता है मेलुहा? हड़प्पा सभ्यता के एरिया में ही आता है। और अगर हम बात करते हैं जो सुमेरियन लोग थे, कौन से लोग थे? सुमेरी जो लोग थे, यानी कि सुमेरी लेखों में, ठीक है, सुमेरी लेखों के अंदर जो नाविकों का देश है वो दिलमुन है। ठीक है, सुमेरी लेखों में जो नाविकों का देश है वो दिलमुन है, लेकिन मेसोपोटामिया के लेख में जो नाविकों का देश है वो मेलुहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सबसे लंबा हड़प्पा का शिलालेख में कितने चिन्ह हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी। सबसे लंबे हड़प्पा के शिलालेख के अंदर टोटल 26 चिन्ह हैं, जो कि किस पर पाए गए हैं, तो मुहर पर। मुहर समझते हैं ना आप लोग, मुहर। तो मुहरों पर पाए गए लेख हैं सबसे ज़्यादा हड़प्पा के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 1875। कनिंघम ने ये रिपोर्ट 1875 से 1876 के समय पे प्रस्तुत की थी। ठीक है, 1875 से 1876 के बीच में प्रस्तुत की थी। और ये रिपोर्ट 1872 की जो सर्वेक्षण हुआ था, 1872 का जो सर्वेक्षण हुआ था, ठीक है, उसी सर्वेक्षण पर आधारित थी। 1872 में सर्वेक्षण हुआ और 1875 में उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उसी सर्वेक्षण पर आधारित ये रिपोर्ट थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है राजगृह या राजगाह। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं इसके, कई जगह इसको राजगाह के नाम से, कई जगह इसको राजगीर के नाम से, कई जगह इसको राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन है राजगाह राजगीर जिसको हम कहते हैं वो किस महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका सही ऑप्शन है डी। ठीक है, ये मगध महाजनपद की राजधानी थी। कारण मगध महाजनपद की राजधानी ये थी उस समय पे जिस समय मगध महाजनपद का उदय हुआ था। ठीक है, शुरू में इस राजगिरी को गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? गिरिव्रज। ठीक है जी, शुरू में इस राजगिरी को किसके नाम से जाना जाता था? गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा गिरिव्रज भी इसका एक नाम है। बाद में इसको पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कहता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है।
तो अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखने वाले राइटर का नाम है, लेखक कह सकते हैं कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कौटिल्य कह दीजिए या चाणक्य कह दीजिए, उन्होंने ही ये अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो इसका सही आंसर है REM व्हीलर। ठीक है, REM व्हीलर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ये जो REM व्हीलर थे, इनका जो कार्यकाल था वो 1944 से शुरू हुआ था 1948 के बीच में। 1944 से 48 तक ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के क्या बने रहे? डायरेक्टर जनरल बने रहे थे। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कहता है कि धम्म महामात्र किसने नियुक्त किए थे? तो इसका सही ऑप्शन है ए, अशोक ने नियुक्त किए थे। क्यों? अशोक जो था, बाद में जब कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने क्या किया था? धम्म महामात्र, ठीक है, धम्म महामात्रों की स्थापना मतलब नियुक्त किए थे। ये ऐसे लोग थे जो बौद्ध धर्म के लिए क्या करते थे? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने लोगों को नियुक्त किया था, जो विदेशों में जा कर के, जैसे इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ऐसी जगहों पर जा कर के अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन है हमारे पास हरिसेन, कौटिल्य, मेगास्थनीज और समुद्रगुप्त। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है हरिसेन। किसने की थी? हरिसेन ने। अब ये हरिसेन थे कौन? तो हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के, यानी कि महाराज समुद्रगुप्त के क्या रहे थे? समुद्रगुप्त के दरबारी थे। क्या थे ये? समुद्रगुप्त के दरबारी, मतलब समुद्रगुप्त के दरबार में थे। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कवि थे। क्या थे? कवि थे। बात समझ में आई? और इन्होंने जो मेगास्थनीज ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है, ये अशोक के स्तंभ पर भी लिखा गया है। ये कहाँ लिखा गया है? अशोक स्तंभ पर। ये जो प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख है, ये प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख हरिसेन ने जिसको लिखा है, ये सम्राट अशोक के स्तंभ पर लिखा गया है। अशोक स्तंभ पर इसको लिखा गया है। और अशोक स्तंभ पे लिखा तो है ये, लेकिन कहाँ के? जो इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। ये इलाहाबाद बाद में प्रयागराज में कन्वर्ट हो गया था, तो इलाहाबाद प्रयागराज में अभी स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? तमिल संगम साहित्य अणिमयी किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, वो है सी, दास। मतलब तमिल संगम साहित्य में अणिमयी जो है वो दासों के लिए प्रयोग किया जाता था। किन के लिए? दासों के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पाली भाव में गहपति किसे कहा जाता है? पाली भाव में गहपति किसे कहा जाता है? अब इस गहपति को अगर हम देखें तो गहपति का जो मूल शाब्दिक अर्थ है, गह का मतलब होता है घर और पति का मतलब होता है मुखिया। ठीक है, घर का मुखिया या घर का मालिक, आसान शब्दों में कहा जाए तो घर के मालिक को या घर के मुखिया को गहपति कहा जाता है। और आपको दिख रहा होगा कि इन तीनों चारों ऑप्शंस में ना तो हमारा दास है, ना हमारा हलवाहा है, ना हमारा किसान है। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से लेकर 415 ईस्वी तक रहा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की ही पुत्री थी प्रभावती गुप्त। और इनकी जो माता थी, प्रभावती गुप्त की माता का जो नाम था वो क्या नाम था? रानी, उनका नाम था रानी कुबेर। क्या नाम था? रानी कुबेरनाग। ठीक है, उनकी जो माता का नाम था वो रानी कुबेरनाग था और उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। जो चीनी यात्री फाहियान है वो भारत कब आया? चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया? तो चीनी यात्री फाहियान जो भारत आया था वो 4वीं शताब्दी में आया था। उसका जो एग्जैक्ट टाइम है वो 399 ईसा पूर्व है। कब है? 399 ईसा पूर्व, यानी कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। और वो लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक भारत में रहा और वापस चीन लौटा वो 1444 ईसा पूर्व में, यानी कि 1444 ईसा पूर्व में वो वापस चीन लौटा। और जो चीनी यात्री फाहियान था
वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कहता है चीन के महान दार्शनिक कौन थे? तो चीन के महान दार्शनिक, जो इसका सही ऑप्शन है वो है बी, क्या है? कन्फ्यूशियस। क्या नाम है उनका? कन्फ्यूशियस जो है वो चीन के महान दार्शनिक रहे हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? तो अगर हम ऋग्वेद को ध्यान से समझते हैं तो ऋग्वेद में हमें पता है, ऋग्वेद में अग्नि देवता की स्तुति के बारे में बताया गया है, इंद्र के बारे में भी बताया गया है और सोमदेव के बारे में भी बताया गया है। इसका मतलब ऋग्वेद में सभी देवताओं की स्तुति है, तो इसका सही ऑप्शन है डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्या कहता है? 19 नंबर कह रहा है तक्षशिला जो है किस महाजनपद की राजधानी है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, गांधार। तक्षशिला जो है वो गांधार महाजनपद की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? गांधार महाजनपद की राजधानी है। ये जो तक्षशिला है आज के जो पेशेवर है, आज के पेशेवर नाम की जो जगह है वहाँ पर है। कहाँ पर है? पेशेवर या पेशावर, सॉरी क्या नाम है उसका? पेशावर। ठीक है। ये जो तक्षशिला है वो कहाँ पर पाया जाता है? पेशावर नाम की जगह पर पाया जाता है। ये पेशावर कहाँ है? आज के पाकिस्तान में। ठीक है जी। कहाँ पाया जाता है? आज के पाकिस्तान में पेशावर पाया जाता है, वहाँ पर है। और तक्षशिला अपनी शिक्षा और संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो कहता है बौद्ध या बौद्धेय गणराज्य, ठीक है, ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो बौद्धेय गणराज्य ने तांबे के धातु के सिक्के जारी किए थे। कौन से धातु के? तांबे के सिक्के के। तो इसका सही ऑप्शन है सी। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सबसे पहले किसने किया? मतलब अशोक ने दो तरह के लेख लिखे, एक ब्राह्मी लिपि में लिखे और एक खरोष्ठी लिपि में। कौन सी लिपि में? खरोष्ठी। मतलब दो लिपियों में अशोक ने अपने लेख लिखे, ब्राह्मी और खरोष्ठी। इन दोनों लेखों को पढ़ने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था जेम्स प्रिंसप। कौन था? जेम्स प्रिंसप, जिसने 1837 ईस्वी में इन लेखों को पढ़ा। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुदर्शन झील का फिर से निर्माण करने के लिए करने वाले शक शासक रुद्रदामन का जो शिलालेख है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही ऑप्शन है संस्कृत। कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। और जिस शिलालेख की बात कर रहे हैं वो शिलालेख कहाँ पाया गया था? जूनागढ़ में। कहाँ पाया गया था? जूनागढ़ नाम की जो जगह है वहाँ पाया गया था, इसीलिए इसे जूनागढ़ का शिलालेख भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बौद्ध गया में प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था? बौद्ध गया में। कहाँ? किसके नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था। कितने वर्ष की आयु में? तो जब उस समय सिद्धार्थ जो थे वो कितने वर्ष की आयु में थे? 35 वर्ष की आयु में थे। मतलब बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वो जगह क्या थी? बौद्ध गया में एक जगह है, एक नदी है जिस नदी का नाम है निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी के किनारे था ये पीपल का पेड़। कहाँ था ये पेड़? निरंजना नदी के किनारे ये पीपल का पेड़ था। और जो दिन था जिस दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो दिन था वैशाख पूर्णिमा का। कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। ठीक है जी। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो हमको ये सारे क्वेश्चन समझ लेने हैं। जैसे बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो पीपल का पेड़ था। महात्मा बुद्ध को किस समय पर किस आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ? तो 35 वर्ष की आयु में। कहाँ प्राप्त हुआ? तो बौद्ध गया में निरंजना नदी के किनारे। किस दिन प्राप्त हुआ? तो पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा का दिन था, उस दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि जो सांची का स्तूप है उसकी खोज कब की गई? तो सांची के स्तूप की खोज हमारी की गई थी 1818 में। करने वाले व्यक्ति का नाम था जनरल टेलर। क्या नाम था? जनरल टेलर ने 1818 में सांची के स्तूप की खोज की थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे?
तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। तो पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ऋषभ देव कौन से तीर्थंकर थे? तो पहले तीर्थंकर थे। ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अजीतनाथ कौन थे? तो अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर थे। समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है अल बरूनी। अल बरूनी ने किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो अल बरूनी ने किताबुल हिंद जो है वो अरबी भाषा में लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है? अरबी भाषा में लिखी है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? काजी का मतलब होता है न्यायाधीश, यानी कि न्याय करने वाला। ठीक है, तो काजी का मतलब होता है न्यायाधीश। और कह रहा है कि भाई किसने किया था? तो उस समय दिल्ली के जो शासक थे वो थे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने उसे क्या किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और जब उसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था तो समय था उसका 1334। कब की बात हो रही है ये? 1334 में। बात समझ में आई? चलिए उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन है? ठीक है, तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक हैं ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक है फ्रांसिस बर्नियर। कौन है? फ्रांसिस बर्नियर। फ्रांसिस बर्नियर जो थे वो पेशे से एक डॉक्टर थे और इतिहासकार भी थे। कौन कौन थे? पेशे से एक डॉक्टर भी थे और इतिहासकार भी थे फ्रांसिस बर्नियर, जो 1658 से लेकर 1670, कितने समय तक? 1658 से लेकर 1670, यानी कि लगभग 12 साल। कितने साल? 12 सालों तक भारत में रहे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही आकर बस गया? तो मनुची नाम का जो आदमी था, कौन था? मनुची। इसका पूरा नाम था निकोलो मनुची। क्या नाम था? निकोलो मनुची। ठीक है जी। ये भारत में ही आकर बस गए और भारत में आकर इनकी जो मृत्यु हुई वो भारत में चेन्नई में हुई। कब हुई थी इनकी मृत्यु? भारत में चेन्नई है वहाँ पर हुई। और उस समय का जो टाइम है वो 1720 है। मतलब 1720 में ये मरे और उस समय वो चेन्नई में ही थे जब इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है पुरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किसके रूप हैं? तो पुरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ विष्णु के रूप हैं। किसके रूप हैं? विष्णु के रूप हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 कहता है तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? तो देवी की। तो देवी के किस रूप की? तो देवी के 2 रूपों की पूजा मुख्य तौर पे की जाती थी, या तो काली की या दुर्गा की, तांत्रिक पूजा के अंदर। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? अब देखो, जब हमारा जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में जब हमारे जो कर्मकांड के आडंबर बढ़ गए थे तो हमारे यहाँ भक्ति मूवमेंट आया, है ना, भक्तियों का आंदोलन चला, जिसके अंदर हम बात करें तो हमारे दक्षिण के अंदर 2 तरह के संत ज़्यादा पैदा हुए। एक वो संत जो विष्णु को पूजते थे और एक वो संत जो शिव को पूजते थे। विष्णु को पूजने वालों को हमने अलवार नाम से जाना और जो शिव को पूजते थे उनको हम नयनार के नाम से मानते थे। मतलब विष्णु के उपासक अलवार रहते थे और शिव के उपासकों को नयनार कहा जाता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि कौन सी स्त्री? तो अगर हम बात करें तो अभी तक टोटल 12 अलवार संत रहे हैं। कितने? टोटल 12 अलवार संत रहे हैं। उनमें एकमात्र जो थी वो महिला थी। कौन थी? एकमात्र महिला जो थी उस महिला का नाम था अंडाल। ठीक है, उस महिला का नाम था अंडाल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अंडाल। अंडाल जो थी वो कृष्ण को पूजा करती थी। किसको पूजा करती थी? कृष्ण को पूजा करती थी। बात समझ में आई? और ये दक्षिण अफ्रीका में रहा करती थी। मतलब अफ्रीका बोल रहा हूँ, दक्षिण भारत की बात है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन नयनार संतों की रचना है? अब मैंने आपको बताया था नयनार संत जो शिव के उपासक थे, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, तवरम। क्या है इसका सही आंसर? तवरम जो है वो नयनार संतों के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35। ये कहता है किस देश से आए मुसलमानों को
ताजिका के नाम से जाना जाता है। तो तजाकिस्तान से आए हुए मुसलमानों को ताजिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता है, तो वो है निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, जो भक्ति मूवमेंट के एक बड़े संत रहे हैं, सूफ़ी मूवमेंट के एक बड़े संत रहे हैं। निज़ामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशेख के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो कहता है खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया। तो खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन करने वाले व्यक्ति का नाम है गुरु गोविंद सिंह। एक्चुअली में गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 13 अप्रैल, कब की थी ये, 13 अप्रैल 1900 नहीं 1699 में 1699, कब की बात है ये, 13/04/1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। और अगर हम बात करें खालसा पंथ के 5 प्रतीक, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, खालसा पंथ के 5 प्रतीकों की अगर हम बात करें तो खालसा पंथ के 5 जो प्रतीक थे ना, वो 5 प्रतीक कुछ इस प्रकार थे। पहला जो खालसा पंथ का प्रतीक था वो था हमारा केश। केश के बाद आता था हमारा कंघा, मतलब केश कंघा। उसके बाद कड़ा, ठीक है, कड़ा के बाद आ जाता था हमारा कच्छा, ठीक है, और कच्छा के बाद आ जाता था हमारा कृपाण। ठीक है, ये खालसा पंथ के 5 मुख्य प्रतीक रहे हैं। मतलब उनके गुरुओं ने, खालसा पंथ के गुरुओं ने ये समझाया कि आपको इन 5 चीज़ों को धारण करना अनिवार्य है। अगर आप खालसा पंथ को मानते हैं, खालसा धर्म को मानते हैं, खालसा को समझते हैं, तो आपको इन 5 चीज़ों का, 5 जो प्रतीक हैं इनको अपने शरीर के साथ धारण करना अनिवार्य है। ठीक है जी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि गुरु नानक, जो गुरु नानक हैं, उन्होंने अपना उत्तराधिकार किसको बनाया, उत्तराधिकारी किसको बनाया। तो गुरु नानक ने जो अपना उत्तराधिकारी बनाया था वो गुरु अंगद को बनाया था। गुरु अंगद, जिसको हम भाई लहना के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, भाई लहना के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये गुरु, जो गुरु नानक थे, गुरु नानक के ये शिष्य रहे। क्या रहे, शिष्य, यानी कि चेले रहे थे जिनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। और मज़े की बात ये है, मज़े की बात क्या, मतलब मेन बात ये भी है कि गुरु नानक ने ही अपने उत्तराधिकार की परंपरा खालसा पंथ में शुरू की थी। उसके बाद, उससे पहले उत्तराधिकार की कोई परंपरा नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है जी, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ। तो कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव जो हुआ था वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। कौन सी शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, जिसमें एक संत थे उनका नाम था वासवन्ना। क्या नाम था उनका, वासवन्ना। ठीक है, वासवन्ना। ठीक है जी, संत वासवन्ना ने इसको शुरू किया था। किसने किया था, वासवन्ना ने वीर शैव परंपरा को शुरू किया था। याद रखिएगा इसको। ठीक है, 12वीं शताब्दी में। और ये कहाँ थे, ये कल्याण के राजा, जो संत वासवन्ना थे वो कल्याण, एक जगह है कल्याण, ठीक है, कल्याण के राजा, क्या नाम था उसका, कल्याण के राजा कालाचुरी। क्या नाम था उनका, कालचुरी। ठीक है जी, कल्याण के राजा कलचुरी के ये क्या रहे थे, राजा विज्जल राय के मंत्री थे। ठीक है, कल्याण के राजा कलचुरी के, जो राजा विज्जल हैं उनके मंत्री रहे थे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। और जो विजयनगर साम्राज्य था वो तुंगभद्र नदी, कौन सी नदी, तुंगभद्र नदी के किनारे था। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे इस नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 41 अब क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि सुलूभ राजवंश का शासनकाल क्या था। क्वेश्चन नंबर 42, सुलूभ राजवंश का शासनकाल क्या था। तो सुलूभ राजवंश का शासनकाल था 1336 से लेकर 1485। और ये विजयनगर साम्राज्य का ही एक हिस्सा था। ठीक है, किसका हिस्सा था ये, विजयनगर का ही एक हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 43, देखिए कह रहा है तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया। तो तालीकोटा विजय के बाद, मतलब तालीकोटा विजय के बाद जिस वंश ने इस पर शासन किया वो थे अराविदु। कौन थे? अराविदु वंश ने इस पर शासन किया। ठीक है। तुलु वंश के पतन के बाद, किसके बाद? तुलु वंश के पतन के बाद किसने? तिरुमल के देवराय ने 1565 में इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1565 में इसकी स्थापना की थी। राजा का नाम था देवराय। क्या नाम था? देवराय। ठीक है जी। तालीकोटा की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम राजा देवराय था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 44 कहता है हम्पी की खोज किसने की। तो हम्पी की खोज जो हम्पी को खोजने वाले व्यक्ति थे कॉलिन मैकेंजी। क्या नाम था उनका? कॉलिन मैकेंजी। इन्होंने सन 1800 में, कब? सन 1800 में इसको खोजा था। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी रहे थे। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के ये कर्मचारी रहे थे। ठीक है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई। तो बहमनी राज्य की स्थापना हुई 1347 में। कब हुई? 1347 में, जब अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे हसन गंजू के नाम से भी जाना जाता है, हसन गंगू के नाम से जाना जाता है, उसने इसकी स्थापना की थी और गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है। किस राजा का नाम क्या है? अलाउद्दीन। ठीक है जी। अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है जी। अलाउद्दीन बहमन शाह नाम के राजा ने, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? हसन गंजू के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन बहमन शाह को हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। तो हसन गंगू के राजा ने इसकी स्थापना की थी और गुलबर्ग, किसको? गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि बहमनी राज्य की राजधानी बनाया था। ठीक है। उसके बाद आता है अब्दुल रज़ाक किस देश का राजदूत था। तो अब्दुल रज़ाक जो था वो फ़रास के देश का राजदूत था। उसके राजा का नाम था तैमूर। क्या नाम था उसके राजा का? तैमूर। ठीक है जी। तो तैमूर के राजा जो कि फ़रास में रहा करते थे, मतलब फ़रास के राजा तैमूर का क्या था? ये राजदूत था। याद रहेगा, तैमूर के राजा। अब उस राजा का क्या नाम था? तो राजा का नाम था शाहरुख। ठीक है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अब्दुल रज़ाक फ़रास के तैमूर के राजा शाहरुख का क्या रहा था? राजदूत था। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है आपका कि विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था। तो विजयनगर के राजाओं को राय के नाम से जाना जाता था। यहाँ राय मतलब राजा। क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो क्या कहता है? विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे। विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? गणेश, कार्तिकेय, विरूपाक्ष या विष्णु। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, विरूपाक्ष। ठीक है। क्या है? विरूपाक्ष। विरूपाक्ष जो हैं वो किसके रूप माने जाते हैं? भगवान शिव के रूप माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? भगवान शिव के रूप माने जाते हैं। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? वो हम्पी में है। कहाँ पर है? हम्पी में इनका मंदिर स्थित है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था। तो विजयनगर का विट्ठल मंदिर बेसिकली विष्णु को समर्पित था, जो कि विष्णु के किस अवतार के बारे में बात करते हैं? विट्ठल अवतार के बारे में बात करते हैं। विष्णु के विट्ठल अवतार को समर्पित था। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है अमुक्तमल्यद किसने लिखा। अमुक्तमल्यद किसने लिखा? तो अमुक्तमल्यद जो था वो देवराय प्रथम ने लिखा था। कब लिखा था? तो 16वीं सदी में। कब लिखा गया था इसको? 16वीं सदी में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? तेलुगु भाषा में। कौन सी भाषा में? तेलुगु भाषा में इसको लिखा गया था देवराय प्रथम के द्वारा। ठीक है जी। याद रखिएगा। देखो, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है उसमें मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो बार बार पूछे गए हैं या ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों को एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं उनसे रिलेटेड हैं। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर अभी तक आपको सही लग रही है, मतलब पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है जी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों को और इस तरह की वीडियोस, मतलब और क्लास 12 से रिलेटेड वीडियोस जो बिहार बोर्ड की है वो बनाकर भेजता रहूँगा।
और ये वीडियो सिर्फ क्लास 12th में ही नहीं बल्कि आपके किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आ जाएगी। मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप जीके जीएस की तैयारी करते हैं तो आपकी इससे अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। तो क्वेश्चन नंबर 51 कहता है किस विदेशी यात्री ने क्या किया था, सभा मंडप तथा महानवी डिब्बा को संयुक्त विजय भवन कहा था। तो किस देश के यात्री ने ऐसा किया था? तो आंसर है उसका डोमिंगो पेइस। कौन है? डोमिंगो पेइस, जो कि विजयनगर का एक बड़ा मंच था। ठीक है, कौन? महानवी डिब्बा जो था वो विजयनगर का एक बड़ा मंच था जहाँ पर वो लोग मीटिंग या किसी तरह के अनुष्ठान वगैरह किया करते होंगे। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो अकबरनामा जो है मूलतः 3 खंडों में विभाजित है। ठीक है, जिसमें से पहला खंड जो है वो क्या कहता है, ये अकबर के बारे में है, अकबर के, महाराजा अकबर के पूर्वजों के बारे में। ठीक है जी, पहला खंड जो है वो महाराजा अकबर के पूर्वजों की जानकारी देता है। जो उसका दूसरा खंड है वो राज्य और शासन के बारे में बताता है कि भाई राज्य कैसा है और उसका शासन किस तरीके से चलेगा। ठीक है, और जो तीसरा खंड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आईन अकबरी। ठीक है जी, क्या नाम है? आईन अकबरी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट खंड है, याद रखिएगा इसको। आईन अकबरी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट खंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकबरनामा जो है मूलतः 3 खंडों में बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 53 कहता है जीन से कामिल किस फसल को कहा जाता है? तो जीन से कामिल जो थी वो सबसे उत्तम किस्म की फसल को कहा जाता है। सबसे उत्तम का मतलब वो फसल जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कर मिलता था, और जिन फसलों से सबसे ज़्यादा कर मिलता था उनको नकदी फसल भी कहते थे। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा सी, नकदी फसल। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 54 कहता है महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवा के बदले दी गई ज़मीन जो कि वंशानुगत हो गई उसे क्या कहलाती थी? ठीक है, तो ऐसी ज़मीन जो महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दी गई थी उस तरह की ज़मीन को हम क्या कहते थे? तो उस तरह की ज़मीन को हम मारिस के नाम से भी जानते थे और कहीं ना कहीं वतन के नाम से भी जानते थे। इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है जी, याद रखिएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है भारत में आलू टमाटर तंबाकू कहाँ से आए? ठीक है, भारत में आलू टमाटर ये सब चीज़ें कहाँ से आए? तो भारत में आलू टमाटर तंबाकू जो है वो यूरोप से आए थे। कब आए थे? तो 16वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में भारत में आए थे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है बादशाहनामा किसने लिखा? क्या है? बादशाहनामा किसने लिखा? तो बादशाहनामा लिखने वाले व्यक्ति का नाम है अब्दुल हमीद लाहौरी, जो कि क्या थे? महाराज अकबर के, नहीं महाराज अकबर नहीं, महाराज शाहजहां के। किसके? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के क्या थे? एक इतिहासकार थे, शाहजहां के हिस्टोरियन थे ये, उन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, अब बात करते हैं आलमगीर नामा किसने लिखवाया? आलमगीर नामा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? आलमगीर नामा किसने लिखवाया? तो आलमगीर नामा लिखवाने वाले व्यक्ति का नाम है औरंगज़ेब। क्या नाम है? औरंगज़ेब। और इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। क्या नाम है इसको लिखने वाले व्यक्ति का? मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। ठीक है जी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आलमगीर नामा किसने लिखा है, तो लिखने वाले व्यक्ति का नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, और किसने लिखवाया है, तो लिखवाने वाले व्यक्ति का नाम है औरंगज़ेब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्या कहता है? ताजुके बाबरी। क्या है? ताजुके बाबरी की रचना किस भाषा में हुई? तो ताजुके बाबरी की जो रचना है वो तुर्की भाषा में हुई। ठीक है, किस में, कौन सी भाषा में हुई? तुर्की भाषा में हुई थी। ताजुके बाबरी की जो रचना है वो तुर्की भाषा में हुई थी। और अगर आसान जाना जाए कि ताजुके बाबरी क्या है, तो ये राजा बाबर है ना, किसके? बाबर की आत्मकथा है। क्या है ये? बाबर की आत्मकथा। ताजुके बाबरी बाबर की आत्मकथा है, जिसका फ़ारसी अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम था अब्दुल रहीम। ठीक है, फ़ारसी अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम था अब्दुल रहीम, जिसको उन्होंने अब फ़ारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 का मतलब है सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
तो अगर हम देखें सुलह ए कुल कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का एक शब्द है सुलह ए कुल। और अकबर ने इसे अपनी नीतियों में शामिल किया था, मतलब अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। और इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है सार्वभौमिक शांति, मतलब सब जगह शांति बनी रहे। ठीक है जी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। क्या हराया था? इब्राहिम लोदी को। और ये इब्राहिम लोदी उस समय कौन थे? तो इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली के सुल्तान थे। कौन थे इब्राहिम लोदी? उस समय दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे, उनको हराया था। और अकबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद क्या किया था? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। मतलब पानीपत का जो पहला युद्ध था जो 1526 में था, उनको हराया, और उनको हराने के बाद ही उन्होंने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर की थी। बात समझ में आई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? क्वेश्चन नंबर 61 है। तो उस समय का जो व्यक्ति था वो थे कॉर्नवालिस। क्या नाम था? कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस नाम के व्यक्ति थे जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने बाद में। ठीक है, और कब बने थे बंगाल के गवर्नर जनरल? तो 1786 में उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 62 कहता है पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल है? तो पांचवी रिपोर्ट में ज़मींदारों और रैयतों के बारे में बताया गया था। कलेक्टर की रिपोर्ट भी इसी में थी। राजस्व का जो विवरण था वो भी इसी के अंदर था। सांख्यिकी तालिकाएं। इसका मतलब इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है इसका डी, यानी कि सभी। ठीक है जी। चलिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है आनंद मठ किसकी कृति है? आनंद मठ किसकी कृति है? तो आनंद मठ को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है बंकिम चंद्र। ठीक है, क्या नाम है उनका? बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र ने एक बंगाली उपन्यास लिखा था आनंद मठ। ठीक है, बंकिम चंद्र ने लिखा था। कब? 1882 में एक बंगाली उपन्यास छपा था बंकिम चंद्र के द्वारा। ठीक है, और इसी उपन्यास में उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था। क्या लिखा था? वंदे मातरम, जो हमारा आज का राष्ट्रगीत है, वो भी बंकिम चंद्र के द्वारा ही लिखा गया है, जो कि 1882 में उन्होंने एक उपन्यास लिखा था बंगाली, उसके अंदर से लिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है 63 के बाद 64। क्या कह रहा है? सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? किस पर? रैयत पर, ज़मींदार पर, साहूकार पर, या इनमें से कोई नहीं? तो सूर्यास्त जो कानून था वो ज़मींदारों पर लागू था। ठीक है, क्या था? ज़मींदारों पे लागू था। और ये अंग्रेज़ों के द्वारा चलाए गए किसके? स्थाई बंदोबस्त, है ना जी, स्थाई बंदोबस्त पर आधारित था, है ना जी। किस पे आधारित था? स्थाई बंदोबस्त पर आधारित था। बात समझ में आई? स्थाई बंदोबस्त का मतलब 10 साल वाला कानून जो हमने पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? कहता है दामिनी कोह। क्या कह रहा है? दामिनी कोह का सीमांकन कब हुआ? दामिनी कोह का सीमांकन कब हुआ? ठीक है, तो दामिनी कोह का सीमांकन हुआ 1832 में। कब हुआ था? 1832 में, जब संथालों को स्थायी खेती करने के लिए राजमहल की पहाड़ियों के पास के क्षेत्रों में बसा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 66 कहता है अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ? तो अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था वो 1861 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1861 में। और चला कब तक था? 1861 से लेकर के 1865 तक अमेरिका का गृह युद्ध चला था। इतने लंबे समय तक चलता रहा। 12 अप्रैल, अब शुरू कब हुआ था? तो 12 अप्रैल को शुरू हुआ था। 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल 1861 को शुरू हुआ था और ख़त्म हुआ था 9 अप्रैल, ठीक है, 1865 में। ठीक है, 12 अप्रैल 1861 को शुरू हुआ, 9 अप्रैल 1865 को ख़त्म हो गया था। ठीक है, अमेरिका का सिविल वॉर या गृह युद्ध। कोई दिक्कत? फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। कहता है दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? तो दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी 1878 में, 1878 में। ठीक है जी। चलिए, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है बहादुर शाह जफ़र ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया?
तो बहादुर शाह जफ़र ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था 11 मई 1857 को, क्योंकि वो एकमात्र मतलब आखिरी जो थे वो मुग़ल शासक थे, ठीक है। तो उन्होंने ये काम किया, अपनी जिम्मेदारी निभाई। उस समय बहादुर शाह जफ़र जो थे वो 88 ईयर्स के थे, 88 साल के थे। कितने वर्षों के थे? 88 वर्षों के थे, ठीक है, याद रखिएगा, जब उन्होंने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेज़ों ने अवध का अधिग्रहण कब किया? कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेज़ों ने अवध का अधिग्रहण कब किया? तो 1856 में किया था। कब किया था? 1856 में। उन्होंने वहाँ के नवाब, क्या नाम था उनका? नवाब वाजिद अली शाह। क्या नाम था उनका? नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है जी, नवाब वाजिद अली शाह को वहाँ से हटा दिया। क्या किया उन्होंने? वहाँ से हटाकर उसका कब्ज़ा किया था। मतलब उस समय जब कब्ज़ा किया उन्होंने, तो उस समय वहाँ के नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय वेलेस्ली था। कौन था? वेलेस्ली नाम के व्यक्ति थे, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के नाम से जाने जाते हैं। इनका कार्यकाल 1856 से लेकर के 1862 तक का था। कब तक का था कार्यकाल? 1856 से 1862 तक का। फिर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। तो क्वेश्चन नंबर 71 कहता है किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई? किस अधिनियम द्वारा क्या किया गया? बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है ए, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856, ठीक है जी, याद रखिएगा इसको, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है 1857 के विद्रोह के समय फैज़ाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे? ठीक है, तो वो थे मौलवी अहमदुल्लाह। कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह जो फेमस थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दिया था? तो वो थे तात्या टोपे। कब थे? तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटकाया था। अंग्रेज़ों ने पहले 15 अप्रैल को, कब की बात है ये? 15 अप्रैल, तात्या टोपे को फांसी पर लगाया था 15 अप्रैल 1859 के दिन। पहले उनका कोर्ट मार्शल हुआ। क्या हुआ? कोर्ट मार्शल, ठीक है जी, तात्या टोपे का कोर्ट मार्शल हुआ। और फिर 18 अप्रैल 1859 में, कब की बात है? 18 अप्रैल 1859 में उन्हें शिवपुरी में, कहाँ पर? शिवपुरी नाम की जगह में फांसी पर लटका दिया गया था, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 74 पढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का हिंदू मुसलमान षड्यंत्र का परिणाम बताया? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने उसको हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र बताया? तो वो थे जेम्स आउटम। कौन थे? जेम्स आउटम नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने ये बात कही थी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये व्यापकत सिद्धांत है, कुछ लोग कहते थे सती प्रथा का उन्मूलन हो रहा है, कुछ लोग कहते थे ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और कुछ लोग कहते थे चर्बी वाले कारतूसों की बात हो रही है। लेकिन अगर हम देखें तो इसका सिद्धांतिक कारण क्या है? तो इसका जो सही कारण है, एक्चुअल कारण है, जिसको हम बोलते हैं सिद्धांतिक कारण या तात्कालिक कारण जिसको हम कहें, वो चर्बी वाला कारतूस था, जिसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने ही क्या किया था? चर्बी वाले कारतूस के खिलाफ सबसे पहले बगावत की, और उन्होंने अपने अंग्रेजी अफसर को गोली मारी, और गोली मारने के बाद उन्हें फांसी पर लटकाया। उसके बाद ही 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो बॉम्बे में है। कहाँ पर है? बॉम्बे, यानी कि आज के मुंबई में है, ठीक है जी, याद रखिएगा। संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया? क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 77 है। तो जो संपूर्ण भारत की पहली जनगणना थी वो 1872 में पहला प्रयास किया गया, 1872 में पहला प्रयास किया गया था, ठीक है जी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? तो कहता है 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था नक्शा तैयार करना। क्या करना?
एक नक्शा तैयार करना कि भाई किस तरह से, कहाँ पे किस तरह की ज़मीनें हैं, कौन कौन से लोग रह रहे हैं, उसकी एक रूपरेखा तैयार करना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे, ये था इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। कोई दिक्कत। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना थी वो अहमदाबाद में की। कहाँ पर की, अहमदाबाद में, जो कि अभी कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में उसकी स्थापना की। और स्थापना करने का दिन था 1970, मतलब 1917 के टाइम पे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। स्थापना क्या की थी, मतलब कोचरब का एक आश्रम था, वहाँ से अहमदाबाद में ट्रांसफ़र कर दिया था बस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट जो हुआ वो 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है अहमदाबाद का कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ। अहमदाबाद का कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ। तो अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन 1918 में हुआ था। ठीक है, मजदूरों का सीधा सीधा मांग था कि हमें 50% हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए। मजदूरों का कहना था 50% सैलरी बढ़ा दी जाए, लेकिन मिल मालिकों ने सैलरी बढ़ाई तो, लेकिन कितनी, 20%। इसके खिलाफ मजदूरों ने आंदोलन कर दिया था। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं 83, क्वेश्चन नंबर 83। तो 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन बना। तो इसका जो ऑप्शन है वो है गांधी जी। गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष बने। ठीक है, 1900 कब की बात हो रही है, 1919 की। 23 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था। अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये हुआ था 23 नवंबर 1919। ठीक है जी, 23 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था, अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में चालू किया था, अगस्त 1920 में। लेकिन चौरी चौरा में जो हत्याकांड हुआ, मतलब चौरी चौरा में जो लोगों ने पुलिस थाने को जला दिया था, ठीक है, चौरी चौरा में जो लोगों ने पुलिस थाने को जलाया था, उसकी वजह से गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस भी ले लिया था। ठीक है जी, क्यों ले लिया था, क्योंकि जला दिया था, और गांधी जी सत्य और अहिंसा पे थे, और हिंसा हो गई, उसकी वजह से उन्होंने उसे वापस ले लिया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे। तो साइमन कमीशन के सदस्य, निम्नलिखित में से कौन है जो साइमन कमीशन के सदस्य थे। तो साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे। कितने थे, 7 मेंबर्स। टोटल 7 सदस्य थे, लेकिन इनमें से कोई भी भारतीय नहीं था। ठीक है, साइमन कमीशन के अंदर एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, तो इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ। दिल्ली में, लाहौर में, कलकत्ता में या बम्बई में। तो क्वेश्चन नंबर 86 जो है इसका सही आंसर है बी, लाहौर में हुआ था कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है। तो कहता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ था 23 फरवरी 1931 को, 23 फरवरी 1931 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी, क्या नाम था, गैडिनल्यू। ठीक है, कहाँ की थी। तो वो जो रानी थी वो बेसिकली मणिपुर की थी। कहाँ की थी, मणिपुर की थी। और इनको इनको एक संज्ञा दी जाती है रानी गैडिनल्यू को, क्या संज्ञा दी जाती है, इनको पहाड़ों की बेटी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पहाड़ों की बेटी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है सांप्रदायिक पंचाट घोषणा, ठीक है, कब की गई। सांप्रदायिक पंचाट घोषणा कब की गई, तो अगस्त 1932 को ये घोषणा की गई थी। ठीक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम था रैमजे मैकेंजी, उसने ये घोषणा की थी। क्या नाम था, 16 अगस्त को की गई थी, मतलब 16 अगस्त 1932 को जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नाम था उनका, रैमजे मैकेंजी। ठीक है, रैमजे मैकेंजी ने इसकी घोषणा की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 90 कहता है 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पेश किया था? किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ बनाई थी? सिंगापुर में बनाई थी, टोक्यो में, मणिपुर में या अंडमान में? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी जो सरकार बनाई थी वो सिंगापुर में बनाई थी और उसका नाम रखा था उन्होंने आज़ाद हिंद। क्या नाम रखा था? आज़ाद हिंद। और वहीं पे उन्होंने पहली बार अपना झंडा भी फहराया और देश का राष्ट्रगान भी गाया था, लेकिन वो दूसरा राष्ट्रगान था। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो जो लॉरेंस नाम के आदमी थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है जी, याद रखिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है क्या कि क्लीमेंट एटली ने घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 को भारत छोड़ देगा? ठीक है, तो ये घोषणा करने के लिए जो सही एग्जैक्ट टाइम है वो है 20 फरवरी 1947। कब की बात कर रहा है वो? 20 फरवरी 1947, यानी कि 20 फरवरी 1947 को उन्होंने ये घोषणा की थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 94 कहता है भारत विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो भारत विभाजन जो है वो ब्रिटिश शासन की, जो हमारा भारत इंडिया और पाकिस्तान में बट गया, वो ब्रिटिश की किस योजना का परिणाम है? तो माउंट बेटिंग योजना का। ठीक है, माउंट बेटिंग ने एक योजना चलाई थी, उसी योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 95 कहता है संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो जो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने 9 दिसंबर, कब की बात बोल रहा है ये? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को उनको उसका अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है जी, याद रखिएगा इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि कह रहा है संविधान सभा का निर्माण कब पूरा हुआ? संविधान का निर्माण कब पूरा किया गया था? तो संविधान का निर्माण जो था वो 1949 में पूरा हुआ था। इसको बनने में पूरे 2 साल, ठीक है, 11 महीने, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। कितने लगे? 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये संविधान शुरू किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 97 कहता है हिंदी की राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आर.वी. घुलेकर, जिसका पूरा नाम है रघुनाथ विलायक घुलेकर। उन्होंने इसकी वकालत की थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए। ठीक है जी। उसके बाद आता है अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार यानी कि जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी, उस इंटरिम गवर्नमेंट में गृह मंत्री कौन थे? ठीक है, तो अंतरिम सरकार में जो गृह मंत्री थे वो थे हमारे ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने क्या किया था? गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 आता है। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है? कह रहा है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार जो है वो एनी बेसेंट नाम की महिला ने, मतलब एनी बेसेंट नाम के व्यक्ति ने इसको प्रकाशित किया। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया जो था, इसमें से जो न्यू इंडिया प्रकार था, न्यू इंडिया अखबार था, वो कैसा था? वो था डेली वाला, मतलब डेली छपने वाला अखबार था। ठीक है, और जो कॉमनवेल्थ था वो छपता था वीकली, मतलब साप्ताहिक। ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग छपा करते थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के रूप में जाने वाले व्यक्ति का नाम है अब्दुल गफ़ार खान। ठीक है, इनको जाना जाता है। तो ये थे हमारे इतिहास के क्लास 12th के हिस्ट्री के टोटल 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट में फिर से दोबारा 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आऊँगा। वो 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स हिस्ट्री से रिलेटेड ही होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो ठीक लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। चलिए ठीक है, तब तक के लिए
अगली वीडियो हम फिर जल्दी लेकर के आएंगे।